हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चित्रकांत सिंह और आज मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और आज का हमारा टॉपिक है वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया। उनका नाम है महादेव गोविंद रानडे जी। तो आइए आज हम पढ़ेंगे महादेव गोविंद रानडे जी के बारे में और इनका देखेंगे क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या 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 काम इन्होंने किए इन द फ्रीडम स्ट्रगल और इंडिया के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में। अर्ली लाइफ से स्टार्ट कर लेते हैं। सो ही वॉज बॉर्न ऑन 18th of January 1842। 18 जनवरी 1842 को इनका जन्म हुआ और प्लेस था इनका जन्म का जगह थी नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। और इनके फादर का नाम था श्री गोविंद अमृत रानडे और इनकी वाइफ का नाम था श्रीमती रामाबाई रानडे। नाउ हु वाज महादेव गोविंद रानडे? ये महादेव गोविंद रानडे जी इंडिया के बहुत एक फेमस इंडियन स्कॉलर हैं और एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं एंड ही वाज जज आल्सो एंड आल्सो एन ऑथर। सो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि महादेव गोविंद रानडे जी से लिंक करते हैं। ही वाज एन इंडियन स्कॉलर, सोशल रिफॉर्मर, जज एंड एन ऑथर। And he was one of the founding members of the Indian National Congress Party. इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में और ये उसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से थे। एंड अगर हम बात करें कि सोशली इन्होंने क्या क्या काम किया, तो ही हेल्प टू एस्टेब्लिश द पूना सार्वजनिक सभा एंड द प्रार्थना समाज। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वर फॉर्म्ड और हेल्प्ड बाय द महादेव गोविंद रानडे टू बी एस्टेब्लिश्ड। तो उसका आंसर दोनों है। अगर पूना सार्वजनिक सभा की बात आ रही है तो भी इनका नाम आएगा और अगर प्रार्थना समाज की बात आ रही है तो भी इनका नाम आएगा। तो हमें उस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। नाउ एजुकेशन ऑफ महादेव गोविंद रानडे। इनकी एडुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इनकी पढ़ाई कहाँ पे हुई। सो ही स्टडीड इन मराठी स्कूल इन कोल्हापुर और इनिशियल जो पढ़ाई हुई मतलब बेसिक एजुकेशन वो मराठी स्कूल में हुई कोल्हापुर में। फिर लेटर ऑन ही शिफ्टेड टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। फिर जब वो 14 साल के थे तो ही स्टडीड एट एल्फिंस्टाइन कॉलेज जो कि बॉम्बे में है। एंड ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ही बिलोंग टू द फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे का जो पहला बैच था ना, ये उन बच्चों में से थे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मतलब बहुत ज़रूरी है हमें याद रखना भी। एंड फिर 1862 में ही पास्ड बीए डिग्री इन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, दो इन सब्जेक्ट्स में। 1864 में ही डिड हिज एमए इन हिस्ट्री एंड 1866 में ही कंप्लीटेड हिज एलएलबी डिग्री। तो ये एजुकेशन था महादेव गोविंद रानडे जी का। नाउ वी टॉक अबाउट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो उस टाइम पे अब हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि उस टाइम पे इंडिया के अंदर सोशल स्ट्रक्चर कैसा था या फिर जो प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी। सो फर्स्ट इज़ कि चाइल्ड मैरिज वाज वेरी मच प्रिवलेंट, वो एक इशू था। सेकंड, कास्ट सिस्टम वाज आल्सो मतलब वेरी मच देयर इन द सोसाइटी और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था उसके बेसिस पे। देन विडो रीमैरिज का तो इशू था ही, मतलब विडो रीमैरिज एक अपने आप में बहुत बड़ा मेजर इशू था। मतलब विडोज़ की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती थी। एंड फोर्थ इज एजुकेशन फॉर वुमेन। जो लेडीज़ थी, जो महिलाएं थी, उनके लिए मतलब पढ़ाई का कैसे होगा, कैसे मतलब प्रोसीड करना है। तो एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था अपने आप में। सो इन्होंने ये चारों मुद्दों के ही मतलब जो इम्पोर्टेंट इशूज़ थे चारों को ही उठाया एंड ही एडवोकेटेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। उन्होंने बोला कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए एंड ही एडवोकेटेड अगेंस्ट दिस ईविल। एंड कास्ट सिस्टम के को भी इन्होंने टोटली अपोज किया कि कास्ट सिस्टम को भी इन्होंने टोटली मतलब बोला कि नहीं, ये गलत है और ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाता है सोसाइटी के अंदर, सो इसको ख़त्म करना चाहिए। देन ही प्रमोटेड विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज को तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रांगली प्रोपोगेट किया कि नहीं, विडोज़ की हालत जो है वो बहुत मतलब एक तरह से ख़राब है और इनको रीमैरिज होना चाहिए। विडो रीमैरिज को उन्होंने सपोर्ट किया और एजुकेशन फॉर वुमेन को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर इन सब चीज़ों को काम करने के लिए व्हाट इट इज़ डिड इज़ ही फॉर्म्ड वन समाज, उसको बोला जाता है प्रार्थना समाज।
और प्रार्थना समाज को दूसरा हम कहते हैं प्रेयर सोसाइटी भी बोला जाता है। सो प्रार्थना समाज को फॉर्म करने के लिए महादेव गोविंद रानडे जी के साथ बहुत सारे इनके जैसे जो रिफॉर्मर्स थे, जो इनके तरह ही सोचते थे, वो साथ में मिलकर आए और उन्होंने इस समाज की स्थापना की, जिसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1869 में बॉम्बे में, जो कि अब जिसको हम मुंबई कहते हैं। सो दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट कि प्रार्थना समाज का दूसरा नाम क्या है, सो इट इज कॉल्ड प्रेयर सोसाइटी। और दूसरा कि अगर ये पूछें कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें महादेव गोविंद रानडे जी का बहुत बड़ा रोल है। और उसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी, वो बॉम्बे में हुई थी, और कौन से ईयर में, 1869 में। तो ठीक है, इसी पोर्शन से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। देन दिस समाज बेसिकली फर्स्ट फोकस्ड ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म्स, क्योंकि देखिए एजुकेशन का मुद्दा सबसे मेन था, है ना। मतलब एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ें आप मतलब जो लिंक चीज़ें हैं उसको आप दूर कर सकते हो। तो एजुकेशन रिफॉर्म्स पे उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया। देन फिर दूसरी जो इविल्स थी, जैसे विडो रीमैरिज, है ना, तो उसको इन्होंने लेजिस्लेटिवली वो किया कि मतलब इसको हम मतलब अपोज करके लॉ के थ्रू वो करेंगे कि लॉ के थ्रू इसको मतलब विडो रीमैरिज रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे। देन इन्होंने हिंदू विडोज जो थे उनको इम्प्रूव मतलब इंकरेज किया कि भाई आप दोबारा शादी करिए, और हिंदू विडो रीमैरिज को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वर्क डन इन द फील्ड ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। अब लड़कियों की पढ़ाई के लिए एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन है महादेव गोविंद रानडे जी का। तो इन्होंने वमन अबाजी मोदक और आरजी भंडारकर जी के साथ मिलकर महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी फॉर्म की, एंड द ओल्डेस्ट गर्ल्स हाई स्कूल जो कि हुजूर पागा में है, पुणे में, इन दोनों का फॉर्मेशन किया है। यहाँ से फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, हमें याद रखना है कि महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी को फॉर्म किसने किया, तो महादेव गोविंद रानडे जी ने, अलॉन्ग विथ वमन अबाजी मोदक एंड डॉक्टर आरजी भंडारकर, इनके साथ मिलकर स्थापना की इसकी महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी की। और ओल्डेस्ट गर्ल्स हाई स्कूल भी एस्टेब्लिश किया, जो कि कहाँ पे है, हुजूर पागा में। कहाँ पे पड़ता है, वो पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये हमें याद रखना है। पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था 19वीं सेंचुरी का, और इसको लॉन्च किया गया था 2 अप्रैल को 1870 में। कहाँ पे, पुणे में किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे जीवी जोशी, एच.एस. साठे एंड एस.एच. चिपलोंकर। ठीक है, तो फाउंडिंग मेंबर्स ये 3 लोग थे। और रानडे जी ने इस सभा को ज्वाइन किया था नवंबर में 1871 में, जिससे कि इनके आने से बहुत एक फ्रेश एनर्जी आ गई थी सभा के अंदर। और ये बहुत ही पॉलिटिकली काम करती थी ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत ही स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन थी। सो मान लीजिए आपको एक इस तरह से कहीं पे कोट करना हो कि ऐसे में कि भाई हमें एक स्ट्रांग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करना है जो कि 19वीं सेंचुरी की थी, तो उसमें हम पूना सार्वजनिक सभा की बात कर सकते हैं। The leaders of the Sabha took public grievances to the British government and used it as a platform to arouse patriotic sentiments among the masses. अब इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। ये हमें ये देखना है कि उस टाइम पे जब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, उस टाइम पे इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम क्या था, या फिर सोशल स्ट्रक्चर इंडिया का कैसा था। तो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था, है ना। एजुकेशनल बहुत ज़्यादा हम पीछे थे, एजुकेशनली हम मतलब कि एजुकेशन बहुत बड़े लेवल पे नहीं थी। सो लोगों को समझाना, मतलब कि लोगों को सही चीज़ बताना और उनके ग्रीवियंसेस को गवर्नमेंट तक पहुंचाना, ये एक कम्युनिकेशन जो होना था, वो उसके लिए क्या चाहिए होता था, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती थी। तो इस पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा यहाँ पे क्या होता था कि जो पब्लिक के जो ग्रीवियंसेस होते थे, जो पब्लिक की एक तरह से जो सफरिंग्स होती थी, उनको ये जो लीडर्स थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्वे करते थे कि भाई ये समस्याएं हैं और इनका सॉल्यूशन हमें चाहिए। और इसी सभा के द्वारा पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स, मतलब लोगों के अंदर ये फीलिंग पैदा करना कि हम गुलाम हैं और हमें आज़ादी चाहिए, क्योंकि अगर हमें आज़ादी नहीं मिलेगी तो हमारे जो हम हमें ना एजुकेशन मिल पाएगी प्रॉपर, और जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो उसी तरह से रहेगा, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो उसको भी एक तरह से सेंटिमेंट्स को रोज करने के लिए भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा काम किया। तो पूना सार्वजनिक सभा वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 19th सेंचुरी। डेजिग्नेशंस ऑफ महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे जी ने अपने कार्यकाल में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड की। ही वॉज द मेंबर ऑफ द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल,
ही वॉज अ मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमिटी एट द सेंटर. देखिए, दो इंपॉर्टेंट पोजिशंस ऑलरेडी हैं. मतलब ही वॉज अ मेंबर ऑफ द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है. एंड सेकंड, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमिटी जो सेंटर में बनाई गई थी, उसके भी मेंबर थे. और जब इनको लॉ डिग्री मिल गई थी 1866 में, सो ही बिकेम अ सबऑर्डिनेट जज इन पुणे इन 1871. यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात और याद रखने वाली ये है कि ही वॉज द यंगेस्ट इंडियन ज्यूरिस्ट ऑफ बॉम्बे स्टेट, ठीक है. तो ये हमें और याद रखना है कि ही वॉज द यंगेस्ट इंडियन ज्यूरिस्ट, ठीक है. और फिर क्या हुआ कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंडिया के इसमें इंडिपेंडेंस मूवमेंट और आपका ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जानबूझ के इनका प्रमोशन नहीं दिया. बट लेटर ऑन ही बिकेम अ जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है. सो ये अलग अलग डेजिनेशंस थी जो महादेव गोविंद रानडे जी ने होल्ड करी. पब्लिकेशंस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी सोशल रिफॉर्मर या फिर किसी भी लीडर का कि वो जो अपना सोचते हैं तो उनके विचार पब्लिकेशन में ही आते हैं. क्योंकि उस टाइम पे मतलब टेक्नोलॉजी वॉज लाइक मतलब इंटरनेट और ये सब नहीं था. सो जो भी कम्युनिकेशन होता था वो होता था बेसिकली न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर आपका जर्नल्स के थ्रू. सो इन्होंने एक एडिट किया था बॉम्बे में ही, एंग्लो मराठी डेली पेपर था, उसका नाम था द इंदु प्रकाश. फिर सब्जेक्ट क्वेश्चन बनता है कि द इंदु प्रकाश वॉज एडिटेड बाय, 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको और उसमें आंसर होगा महादेव गोविंद रानडे, ठीक है. और ये जो न्यूज़पेपर था इसमें आइडियोलॉजी क्या थी? सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म. किसकी बात की जाती थी? सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म. जो उस टाइम पे हमारी सोसाइटी के अंदर इश्यूज थे, सोशल इश्यूज, उन्हीं को दूर करने के लिए बात की जाती थी, ठीक है. तो ये हमें याद रखना है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है. जो महादेव गोविंद रानडे जी ने जितना काम किया उसको ध्यान में रखते हुए इनको टाइटल दिया गया था राव बहादुर जी का. सो पूरा नाम हुआ फिर राव बहादुर महादेव गोविंद रानडे. एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टॉलवर्ट ऑफ द इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट. इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा हमें इमेजिन करना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा उस पॉइंट पे जब हम एक गुलाम देश थे और हमें फ्रीडम नहीं थी, किसी भी सॉर्ट ऑफ, देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ फ्रीडम, है ना. उस टाइम पे सोशल रिफॉर्म की बात करना और सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो कि बहुत स्ट्रांग थी उसको चैलेंज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी. सो ही वाज कंसिडर्ड एज अ स्टॉलवर्ट, है ना, ऑफ द इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट. एंड ही गेव द मूवमेंट द मोटो ऑफ ह्यूमनाइज, इक्वलाइज एंड स्पिरिचुअलाइज. देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन होगा कि व्हाट वाज द मोटो ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड बाय महादेव गोविंद रानडे. सो आंसर क्या होगा? ह्यूमनाइज, ठीक है, इक्वलाइज एंड स्पिरिचुअलाइज. ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे, ह्यूमन बींग्स के लिए काम करेंगे, ह्यूमन बींग्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करेंगे, बराबर करने के लिए काम, इक्वालिटी के लिए काम करेंगे और फिर स्पिरिचुअलिटी भी हम काम करेंगे. तीनों ही चीज़ें हैं, ह्यूमनाइज, इक्वलाइज एंड स्पिरिचुअलाइज. और जो उनके आइडियाज थे ना, जो विचार थे ना, इट बूस्टेड द ड्राइव एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन हु लेटर ऑन वेंट टू टेक एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके जो विचार थे, उन्होंने एक तरह से जो वुमेन की कंडीशन थी उसके लिए इनके जो आइडियाज़ थे उससे एक वुमेन को बहुत सपोर्ट मिला और उन्होंने आगे चल के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. एंड ही फाइनली पास्ड अवे ऑन 16th of January 1901 एट पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है. So this was the contribution of a great social reformer, judge, author, and he was a Indian. He was a part of the Indian independence movement also. Like he played a key role in the social reform movements. So ये था महादेव गोविंद रानडे जी के बारे में. Thank you so much, friends, for watching this video. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. आप लोग के सपोर्ट से ही मैं इसी तरह से और भी अच्छे वीडियोस लाऊंगा. एंड हैव अ लवली डे. अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें. ऑलवेज कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच.